हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। सो आज मैं आपके सामने अवेलेबल हूँ विद शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स, जैसे कि आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चन या फिर टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक वीडियोस में लाइन से आपको मिलने वाले हैं। तो आप लोग पूरी वीडियो देखिए और इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है रिगार्डिंग इंट्रेंसेस बेस्ड ऑन क्लास 10th। ओके, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दे रखा है कि स्क्वायर रूट पे हम लोग शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करते हैं। स्क्वायर रूट पे शॉर्ट ट्रिक, जैसे कि आप लोगों को दे रखा है रूट 22 क्या होगा, रूट 67 क्या होगा, रूट 48 क्या होगा। देखिए एक बात तो आपको बता देते हैं कि आपने इस तरीके के सवाल देखे होंगे। पहले आप सवाल समझिए आते कैसे हैं, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। ऐसा दे रखा है इफ a इज इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 7, b इज इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 7। आपसे पूछ लेगा a प्लस 1 अपॉन a प्लस b प्लस 1 अपॉन b। इस तरीके के सवाल पूछ लिया आज, आपने देखा होगा पहले ऐसे सवाल आ चुके हैं। तो मैं कह रहा हूं कि आपका तो एक तो ट्रेडिशनल मेथड जो कि मैंने भी क्लास में बता रखा है, या फिर आप उस पे जाएं, या दूसरा तरीका क्या है कि आप इनकी रूट 7 की वैल्यू निकालना सीख ले कि बहुत जल्दी से विद इन 30 सेकंड रूट 7 की वैल्यू निकाल ले। यहां रख दे a निकल गया, b निकल गया, आप दैट वैल्यू पुट कर दे, आपका आंसर आ गया। ओके, सो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 22। देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ध्यान सुनिएगा। आप सबसे पहले क्या करेंगे, रूट 22 वाला 22 है, इसके दो नियरेस्ट पॉसिबल वैल्यू देखिए जो सबसे इसके करीबी पॉसिबल है, जिसका स्क्वायर रूट आपको पता है। 22 के किसके बीच में, 16 और 25 के बीच में। रूट 16 इज 4, रूट 25 इज 5। तो किसके बीच में है, रूट 16 और रूट 25 के बीच में, तो इनके बीच में है। अब देखिएगा हमेशा ऐसा होगा कि जिन दोनों के बीच में होगा, एक के करीब होगा, एक से दूर होगा। तो 22 इसके ज्यादा करीब है, ठीक है, इसके दूर है। तो जिसके करीब है उसको लिखो, तरीका है ये, याद करिए, जिसके करीब है उसको लिखो। इसके करीब है, रूट 25 करीब है, रूट 22 इज नियरेस्ट टू रूट 25, वो लिख लिया। प्लस जो नंबर है जिसको निकालना है 22 है, बिना रूट का लिखेंगे, बिना रूट का डिवाइड बाय ये नंबर जो इधर लिख रहे हो, और 2 से डिवाइड करो हमेशा, ये आंसर है। फिर से समझिए कि 2 के करीब, 2 के बीच में होगा, जिसके करीब है वो लिखो, प्लस जो नंबर था ओरिजिनल उसको इस नंबर से डिवाइड कर दो और डिवाइड बाय 2 कर दो। तो रूट 25 क्या हो गया, 5 प्लस 22 अपॉन 5 डिवाइड बाय 2। अगर आप इसे स्पीड में सॉल्व करेंगे बड़ी इजीली होगा। 5 प्लस 22 बाई 5 अगर आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.4 आएगा। 4.4 डिवाइड बाय 2 तो क्या आ गया, 9.4 डिवाइड बाय 2। 9.4 को जब आप डिवाइड करेंगे 2 से तो आप लोगों की वैल्यू आ जाएगी 4.7। तो रूट 22 इज 4.7। आप इतने इजीली सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल कि अगर रूट 67 निकालना है, फिर हम आपको दो क्वेश्चन देंगे जिसको आप लोग खुद से करेंगे। आपको मान लीजिए निकाला रूट 67, तो आप देखें किन के बीच में है, रूट 64 के बीच में है और रूट 81 के बीच में है। करीबी कौन है, रूट 64 करीबी है, तो जो करीबी उसको लिख लो, प्लस जो करीबी था रूट 67 ये करीब था उसको लिखो, प्लस ये जो नंबर है विदाउट रूट 67 डिवाइड बाय रूट 64 एंड डिवाइड बाय 2। तो रूट 64 इज 8 प्लस 67 अपॉन 8, 2 से डिवाइड करेंगे, ये है फाइनल आंसर। तो आप इस तरीके से करेंगे। और इसका जो थर्ड पार्ट था रूट 48, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। ओके, सो ये ऐसे जो भी स्क्वायर रूट के सवाल होंगे उसे कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है स्क्वायर रूट हैविंग फैक्टर डिफरेंस ऑफ 1। ऐसे स्क्वायर रूट जिनमें 1 का डिफरेंस फैक्टर का, ठीक है। अब जैसे कि दे रखा है रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6, एक बार प्लस वाला है, रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12, ये भी प्लस वाला है, बीच में यहां पे क्या है, माइनस आ रहा है। अब देखिए आपने रूट 6 के प्राइम फैक्टर देखे, रूट 6 में क्या चल रहा है, 6 चल रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करेंगे, बहुत ध्यान सुनिएगा। रूट 6 में क्या चल रहा है, 6 चल रहा है। 6 के दो फैक्टर ये क्या क्या आ गए, 2 और 3 आया। दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस 2 और 3 के बीच में डिफरेंस 1 का है। तो ट्रिक इज वैलिड है एंड ट्रिक इज वैलिड है। जब ट्रिक वैलिड है तो आप क्या करेंगे, अगर साइन प्लस का है तो जो बड़ा नंबर है वही आंसर है। ऐसे सवाल बहुत बार आए हुए हैं, अगर नहीं भी आए हुए हैं तो आप लोगों को बहुत रेफरेंस बुक है, सब में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो 6 का फैक्टर 2 और 3 का, बड़ा नंबर कौन है 3, तो इसका आंसर आएगा 3। सिमिलरली रूट 12
रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12, रूट 12 का फैक्टर निकाला, क्या आया 4 3, डिफरेंस 1 का है, बड़ा कौन 4, तो 4 इसका आंसर खत्म, बड़ा नंबर इज द आंसर। सिमिलरली रूट 42 माइनस रूट 42 माइनस रूट 42, अगर इस तरीके का सवाल है तो आप इसका फैक्टर निकालेंगे 42 का, क्या क्या आएगा 6 और 7 आएगा, डिफरेंस 1 का है, लेकिन यहाँ माइनस है वहां प्लस था, तो जब प्लस था तो बड़ा नंबर इज द आंसर, और जब यहाँ पे माइनस चलेगा तो छोटा नंबर इज द आंसर। छोटा नंबर 6 7, छोटा नंबर कौन है 6, तो 6 इज द आंसर, हो गया। सिमिलरली यहाँ पे रूट 6 में फैक्टर क्या आ गया 2 और 3 आ गया, छोटा नंबर इज द आंसर, और ये छोटा नंबर छोटा दोनों में कौन है 2 इज द आंसर, खत्म। इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे अगर फैक्टर के डिफरेंस 1 का है तो प्लस में बड़ा नंबर इज द आंसर और माइनस वाले में छोटा नंबर इज द आंसर। ओके, आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, वो दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बता देंगे। रूट 30 प्लस रूट 30 प्लस रूट 30 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। एंड सेकंड आपको दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन इज रूट के अंदर 56 माइनस रूट 56 माइनस रूट 56 अप टू इनफाइनाइट। ओके, नाउ आई नो दैट आपके जहन में जो सवाल चल रहा है वो सवाल ये चल रहा है कि सर अगर मान लीजिए इस तरीके का है कि यहां पे फैक्टर के डिफरेंस 1 ना आ रहा हो तो कैसे करेंगे। तो आगे मूव करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 अप टू इनफाइनाइट, प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर। तो इन सवालों का आंसर कैसे करें बहुत ध्यान सुनिए। अगर प्राइम नंबर दे रखा है और प्लस में है तो अलग तरीका, और अगर प्राइम नंबर दे रखा है साइन बीच में माइनस में है तो अलग तरीका, दोनों मेथड बताने वाले हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को रूट के अंदर प्राइम नंबर है 3 प्लस 3 प्लस 3, लेकिन जो प्राइम नंबर है वो एडिशन में है, तो इसका आंसर क्या आएगा, एडिशन वाले में आंसर आएगा रूट के अंदर 4a प्लस 1 डिवाइड बाई 2। लर्न दिस। और सिमिलरली अगर मान लीजिए आपका माइनस में दे रखा है तो माइनस में क्या करेंगे, जो माइनस वाले उसके लिए अप्लाई द सेम ट्रिक, लर्न दिस फॉर्मूला, रूट के अंदर 4a प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। अब देखिए एक बात हम आपको बताते हैं इसको कैसे यूज करेंगे। यहाँ a क्या है सर, a है वो जो नंबर है 3, तो इसका आंसर क्या आएगा पहले वाले का 4 3 12, 12 प्लस 1 13, रूट 13 प्लस 1 बाई 2 इसका आंसर आएगा। प्लस 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 दे रखा है, प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर तो फैक्टर तो होगा नहीं, प्राइम नंबर फैक्टर होगा नहीं, ट्रिक इज वैलिड, तो क्या रखेंगे 4 into 13 56 52 प्लस 1 53 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, रूट 53 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। और इन दोनों के लिए आप लोग इससे सॉल्व करेंगे और आप इन दोनों का ही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर पूरे नहीं मिलते हैं, ये बड़ी गलत बात है, और मैं आंसर समझ जाऊंगा। आप लोग किसी भी तरह से हिंट दीजिए करिए सर रूट 7 वाले का आंसर ये है, तो एज ए टीचर काफी मोटिवेशन मिलता है कि बच्चों ने मेरी वीडियो देखी है, उसको लाइक किया है, तो पसंद भी मतलब किया है, और उसके बाद कमेंट भी किया है, तो एज ए टीचर काफी मोटिवेशन मिलता है। प्लीज आप लोग कमेंट जरूर किया करिए, इसमें आपका भी फायदा है और मेरा भी फायदा है, मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मुझे मिलता है, और आप लोग का आंसर वेरीफाई हो जाता है। कोई ना कोई बच्चा ही कमेंट कर देता है सर ये आंसर है, गलत है मतलब आपका, या फिर मैं ही कभी कभी कमेंट कर देता हूं कि आपका ये आंसर गलत है। ओके, आगे मूव करते हैं। अब देखिए स्क्वायर रूट का अभी भी टॉपिक चल रहा है, स्क्वायर रूट इन मल्टीप्लिकेशन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है, कब तक, इनफाइनाइट तक। तो जैसे दे रखा है रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 अप टू इनफाइनाइट, इसका आंसर मैं बताता हूं, डायरेक्ट सुनो। ऐसे सवाल का जवाब तो देना बड़ा आसान है, जब इनफाइनाइट तक मल्टीप्लाई हो रहा हो तो जो नंबर है वही आंसर है। यस, इट इज ट्रिक एंड इट इज वैलिड ऑलवेज। क्या 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5, खत्म हो गया, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। देखिए अभी सर ये रूट जो जा रहा था इनफाइनाइट तक जा रहा था, अगर ये इनफाइनाइट तक होता इसका आंसर 3 आता, अगर ये इनफाइनाइट तक होता इसका आंसर 2 आता, लेकिन यहाँ पे इनफाइनाइट वाला मामला नहीं है, तो इसका आंसर 3 या 2 नहीं होगा। इसमें आप क्या करेंगे, जब एक लिमिटेड टर्म्स तक की स्क्वायर रूट हो रहा है, 4 बार स्क्वायर रूट है, 5 बार स्क्वायर रूट है, 10 बार स्क्वायर रूट है, तो आंसर कैसे बताएंगे, बहुत ध्यान सुनिए। अब यहाँ पे 3 है ना, तो 3 लिख लो पहले, एक साथ करते हैं। ये यहाँ क्या 2 है, 2 लिख लो पहले, एक साथ 2 एग्जाम्पल करते हैं और क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। फिर आप याद कर ले 2 की पावर, ये याद कर लें, सब में करना ही करना है, ये करना ही करना है।
अब देखिए 2 जो अकेला है, जो अकेला लिखा हुआ है वो अकेला नहीं होगा, बस 2 की पावर में कुछ होगा। क्या होगा सर 2 की पावर में? स्क्वायर रूट होगा। मतलब कितने स्क्वायर रूट है यहाँ पे? 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर में 5। यहां पे देखिए 2 की पावर में 1 2 3 4, खत्म, दे देना आंसर। तो सर क्या करना है, आप लोग इस तरह याद कर सकते हैं, a की पावर में 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, ऐसे याद कर सकते हैं। सर यहाँ a क्या है? a ये नंबर होता है 2 3 5 7 8 9, कुछ भी वो नंबर हो जाएगा। उसकी पावर में 2 की पावर n। अब सर n क्या है? n इज द नंबर ऑफ टाइम्स स्क्वायर रूट आर गिवन। बस इतना करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि वहां पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब मिला के स्क्वायर रूट रखा होता है। तो स्क्वायर रूट सवाल को, ऐसे सवालों को स्क्वायर रूट को कैसे करते हैं? तो देखिए यहाँ पे आप सीधे वैल्यू पुट करते हैं। रूट 9 इज 3, रूट 61, देखो मैं ऐसे सॉल्व करवा रहा हूँ। रूट 9 इज 3, 61 प्लस 3 64, रूट 64 8, 17 प्लस 8 25, रूट 25 5, 105 माइनस 5 100, रूट 100 इज 10, 11 minus 10 1, root 1 is 1, तो 1 is the answer. I hope everything is clear now. यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको सीधे वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो होपफुली आप लोगों को यहाँ तक स्क्वायर रूट पूरा समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखिए आपको दे रखा है, मान लीजिए स्क्वायर रूट इज इन सब्स्टिट्यूशन। अगर स्क्वायर रूट दे रखा है वो सब्स्टिट्यूशन वाला आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ रहा है इसमें। कैसे? देखिए यहां पे क्या मामला हो रहा है, यहां पे x दे रखा है रूट 4 प्लस 2 रूट 4 प्लस 2 रूट 4 प्लस 2 रूट 4 अप टू इनफाइनाइट, रूट 3 प्लस 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 3 प्लस अप टू इनफाइनाइट। तो देखो इसका हम तरीका बताते हैं, जैसे हम बता रहे हैं उसी तरह सुनो, उसी तरह समझो। क्या कि आप x को लर्न कर लेंगे, x है क्या, क्या करेंगे? याद कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। कैसे? यहां x क्या है, इधर मत देखो, अपने नीचे देखो, ठीक है, नीचे देखो। x क्या है? रूट 4 प्लस 2 रूट 4 प्लस 2 रूट 4 प्लस 2 रूट 4 प्लस 2 रूट 4 अप टू इनफाइनाइट। x क्या है? रूट 4 प्लस 2 रूट 4 प्लस 2 रूट 4। याद रखना मेरी बात को। अब सुनो, ये क्या है? x इज इक्वल्स टू रूट के अंदर मैंने कहा 4 प्लस 2 टाइम्स, आगे देखते ही 2 के बाद आपको क्या मिल गया? रूट 4 प्लस 2 रूट 4 प्लस 2 रूट 4 प्लस 2 रूट 4 अप टू इनफाइनाइट। अभी मैंने कहा था नीचे देख के याद करो, तो तुमने ये इसी को तो याद किया था, x ऐसे करना है। मतलब सर हमने क्या सीखा? हमें ये सीखा कि आप लोग क्या करेंगे, जो रूट दे रखा है रूट 4, जो शुरू का टर्म उसको ऐसे एज इट इज होल्ड करेंगे। रूट 4 प्लस होल्ड किया, मैंने लिखा 2 टाइम्स, आगे देखा यहां से रिपीट करना है। देखो रूट 4 प्लस 2 रूट 4, यहां से शुरुआत जहां से हो रही थी ना, ये वहीं से वापस रिपीट करने लगा। जो शुरू में लिखा था 4 प्लस 2, वही यहां पे लिखा 4 प्लस 2, तो जहां से रिपीट करने लगे उसको x मान लिया, x मान खत्म। x इक्वल्स टू रूट के अंदर 4 प्लस 2 टाइम्स, इसको x मान लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे? अभी आपको x निकालना है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x निकालना है, तो अभी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो क्या करेंगे? अभी x नहीं निकला है, अभी आपको दिख रहा है स्क्वायरिंग है, स्क्वायर रूट है, तो आपके सामने हिंट अवेलेबल है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 4। सिंप्लीफाई करेंगे, x वैल्यू निकाल लेंगे। x इक्वल्स टू माइनस बी, मतलब 2 प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू माइनस 4 अपॉन, मतलब x इक्वल्स टू, चलिए मैं बता देता हूँ, 2 प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 ac, 4 इंटू 1 इंटू माइनस 4, तो प्लस 16 अपॉन 2। It implies what is x? x is equals to 2 प्लस माइनस रूट 20, रूट 20 is 2 रूट 5, 2 कॉमनली कैंसिल हो जाएगा, x is equals to 1 प्लस माइनस रूट 5। This is your final answer. Okay, similarly you can solve this question and answer the question of this into comment section. Okay, अब देखिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मूव करेंगे। होपफुली आप लोगों को यहां तक पूरा समझ में आ गया और कैसे सवाल करने स्क्वायर रूट के, जब स्क्वायर रूट अकेला प्राइम फैक्टर में है, जब स्क्वायर रूट के बीच में का जो फैक्टर है उसके बीच में डिफरेंस 1 है, जब आपका स्क्वायर रूट इनफाइनाइट टर्म्स तक मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आपका स्क्वायर रूट लिमिटेड टर्म्स तक के है, और जब आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ रहा है। ओके,
सो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सिंप्लीफिकेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ एज। एज वाले जितने क्वेश्चन हैं अब हम उनको कंप्लीट करने वाले हैं। कैसे देखेंगे, ऐसा दे रखा होता है 4 years hence the age of father will be twice the age of his son and 4 years back the ratio of age of father of son is 5:2, find age of father and son। देखिए अब इस पे सवाल जो आते हैं एज वाले, तो दो तरीके के सवाल आते हैं। एक तो जो दो डेटा दे रखा है, दोनों की एज पूछ रखा है, मतलब मदर और सन का या फादर एंड सन का या फादर एंड डॉटर का, दोनों की एज पूछ लिया गया, तब तो बड़ा आसान है। और कभी कभी पूछ लेगा फाइंड द एज ऑफ फादर, बस इतना ही, वो क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल आता है। लेकिन दोनों ही टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे बाय हेल्प ऑफ ऑप्शंस। कैसे देखिए, क्या करेगा, 4 साल बाद 4 years है, 4 साल बाद एज ऑफ फादर जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एज ऑफ सन के ट्वाइस। एज ऑफ फादर जो है वो एज ऑफ सन के ट्वाइस हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, 4 साल बाद मैं ऑप्शन को देखता हूं, ये क्या बन जाएगा 48/24। क्या 48/24 का डबल है? यस है। तो ये ऑप्शन हो सकता है, आप इसमें सीधे टिक नहीं लगा दें कि ये सही है, नहीं, ये ऑप्शन हो सकता है करेक्ट। आगे मूव करते हैं, 4 साल बाद इसको देखते हैं, ये हो जाएगा 44 and 20। क्या 44 20 का डबल है? नहीं, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। हम आगे पढ़ेंगे नहीं, आगे देखेंगे नहीं इसमें, क्योंकि पहली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसको देखते हैं, 4 साल बाद ये कितना हो जाएगा 48 और ये 20, 48 और ये 20। क्या 48 20 का डबल है? नहीं, तो ये भी डायरेक्टली गलत हो गया। 4 साल बाद ये क्या हो जाता, 4 साल बाद हो जाएगा 44 और ये क्या हो जाएगा 24। क्या 44 24 का डबल है? बिल्कुल नहीं, तो ए ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग। तो इट मींस ओनली डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। लेकिन इसमें आपको एक बात बताते हैं कि मान लीजिए सर एक ऑप्शन ऐसा और दे रखा है कि जिसमें 4 सवाल डबल हो जाता है, सर उस क्वेश्चन कैसे करेंगे? ठीक है, जैसे कि ऑप्शन दे रखा है, एक और ऑप्शन है, ई ऑप्शन दे रखा है 16/36। तो 4 साल बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, ये क्या हो जाएगा 40, मतलब अपोजिट है, इधर 36 इधर 16 इधर, तो 40 हो गया 20 हो गया। क्या 40 20 का डबल है? यस डबल है। तो मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, या फिर डी सही हो सकता है या तो ई भी सही हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे दूसरी कंडीशन और वेरीफाई करेंगे। क्या दे रखा है, एंड 4 years बैक, 4 साल पहले जो एज ऑफ फादर है उसका सन की एज से जो रेशियो है वो 5:2 है। मैंने कहा क्या 4 years बैक, 4 साल पहले, तो मैंने कहा अभी 44/20 है, 4 साल पहले इसकी एज क्या हो जाएगी देखते हैं जरा। 4 साल पहले हो जाएंगे ये 40 एंड 4 साल पहले 60। इनकी एज का रेशियो देखिए जरा, इनकी एज का अब रेशियो देखिए, रेशियो मतलब डिवाइड करके देखिए, 40/60 क्या है 5/2 है। अब इसमें देखते हैं एक बार क्या कह रखा है, 4 साल पहले 4 years बैक, 4 साल पहले क्या हो जाएगा 40 कितना 36 हो जाएगा, और 20 क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ देखेंगे ना, प्रेजेंट एज तो ये है ना, ये तो मैंने आगे का फ्यूचर का देख लिया था, इसी में देखेंगे 4 साल पहले, 4 साल पहले क्या हो जाएगा 36 बन जाएगा, 36 हो जाएगा 32 एंड 16 बन जाएगा 12। तो 32/12 करके देखेंगे, डिवाइड करने पे ये 5:2 नहीं आएगा। इट मींस डी ऑप्शन इज परफेक्टली करेक्ट। तो आई होप आज से एज वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोग बहुत इजीली कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस शॉर्ट ट्रिक। ओके, मूव करते हैं आगे। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है सवाल, प्रेजेंट एज ऑफ विलियम, सिर्फ विलियम की पूछा गया है। यहाँ पे 2 डेटा यूज कर रहा है, विलियम का डेटा यूज कर रहा है और किसका डेटा यूज हो रहा है, विलियम और सन का यूज हो रहा है, लेकिन पूछा सिर्फ विलियम के बारे में है। तो ऐसे केसेस में करेंगे क्या, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जब कभी 2 डेटा यूज करें लेकिन एक डेटा पूछे, तो देखो 2 कंडीशन गिवन होती है हर क्वेश्चन में, 2 कंडीशन, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी 2 कंडीशन गिवन थी, इसमें भी 2 कंडीशन गिवन होगी। तो जब 2 कंडीशन गिवन होगी तो पहली कंडीशन की हेल्प से आप ये अकेले अकेले को डबल कर लोगे, अभी मैं बताऊं कैसे, और दूसरी कंडीशन की हेल्प से वेरीफाई करोगे। फिर से मेरी बात को सुनो, पहली कंडीशन के हेल्प से ये जो अकेले अकेले गिवन है इनको डबल कर लोगे, इनको पेयर में ले आओगे,
और वेरीफाई करोगे सेकंड कंडीशन को। आप अपने नोट्स बनाइए, नोट्स में बात को लिखिए। देखिए कैसे कैसे, देखिए 5 years hence, 5 साल बाद, the age of William will be 3 times the age of his son। मैंने इसमें 5 ऑप्शन लिखे हैं, ये ऑप्शन लिख रखा हुआ 55। 5 साल बाद जो एज ऑफ विलियम है वो अपने सन के एज के 3 टाइम हो जाएगी। पहली कंडीशन खत्म, यहां पे पहली कंडीशन खत्म। अब पहली कंडीशन के हेल्प से आप दोनों डेटा को तैयार करो। तो आप समझिए 5 साल बाद क्या होगा, आफ्टर 5 years व्हाट विल हैपन। ये 50 जो है 55 का हो जाएगा, और इसका जो बेटा है बेटे के 3 टाइम हो जाएगा, तो मतलब बेटा 1/3 हो जाएगा। तो बेटा क्या हो जाएगा 55/3 हो जाएगा। आप समझिए मेरी बात को, अगर ये 50 है तो बेटे की एज क्या हो जाएगी 55/3 हो जाएगी। 5 साल बाद ये क्या 50 हो जाएगा, और अपने बेटे के 3 टाइम, मतलब बेटा क्या हो जाएगा 1/3, मतलब 50/3। बेटे के जहां पे क्या आ गया 50/3 आ गया। 5 साल बाद ये क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा ना। और 5 साल बाद अगर ये 45 का है और 3 टाइम अपने सन के, तो सन की एज क्या हो जाएगी 45/3, मतलब वो तो सॉल्व हो जाएगा 15। 5 साल बाद जो 35 है वो क्या हो जाएगा 40, और बेटा क्या है 40/3। 5 साल बाद जो ये है 55 का है वो क्या है 60, 55 60 बन जाएगा, और बेटी की एज क्या हो जाएगी 60/3 विच इज 20। इतना हो गया। तो 55/3, 50/3, 40/3, 15 और 20, हमने बेटे की एज निकाल लिया। मैं यही सिखाना चाह रहा हूं। जब कभी एक क्वांटिटी पूछे, चाहे ये एज वाले क्वेश्चन हो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, जब कभी एक क्वांटिटी पूछे और 2 क्वांटिटी की हेल्प दे रखी हो क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे पहली कंडीशन से दूसरी क्वांटिटी निकाल लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए 55 और 20, 35 और 40/3, 45, 40 और 50 ये निकल गया। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड कंडीशन को देखते हैं। देखिए हम ये मान सकते हैं कि बी, डी और ए तो गलत हो गया, अभी से ही गलत हो गया। सर ऐसा कैसे कह सकते हैं? देखिए ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आगे दे रखा है 5 years ago विलियम की जो एज है वो 7 टाइम्स है सन के। तो भाई एक इंटीजर में है, एक बिना इंटीजर के है, मतलब एक 50 है, एक 50/3 है। तो आगे भी चल के 7 साल बाद, 7 साल बाद भी, कितने साल बाद 5 years ago, 5 साल पहले भी ये देख रहा है नॉन इंटीजर रहेगा और ये इंटीजर ही रहेगा। ये अपॉन में रहेगा, वो पूरा रहेगा। तो उसके 7 टाइम्स या 3 टाइम्स या 2 टाइम्स नहीं बन पाएगा। तो इट मींस ए, बी और डी तो जा चुके, या सी या ई। 5 साल पहले देखते हैं, अभी अगर 40 है, 5 साल पहले क्या हो जाएगा 35, और 5 साल पहले ये क्या हो जाएगा। देखिए जो 15 है ना, जब ये 40 तक तो ये 15 था, और ये फ्यूचर में था, ये 5 साल आगे बढ़ के 15 था। मतलब आप मेरी बात को समझिए कि जब ये 40 है तो ये 15 था, क्योंकि 5 साल आगे की बात की गई थी। अब जब बात की जाएगी 5 साल पीछे की, तो ये क्या हो जाएगा 35, लेकिन ये तो अभी 5 years क्या कर रखा है, हेंस 5 years 5 साल बढ़ा के ही बात की गई थी। ठीक है, तो जब ये 45 था, सॉरी 45 था तो ये 15 था, जब ये 35 हो गया तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, जब ये तो 55 तो उसकी ओरिजिनल एज थी, 5 साल अभी आगे गए थे, 60 जब गए थे तो 20 हो गया था। अब जब 5 साल पीछे जाएंगे, देखो 5 साल फ्यूचर में निकल गए हैं, तो अगर 5 साल पीछे तब तो प्रेजेंट में भी आए, 5 साल और पीछे जाओ तब तो पास में जाओगे। तो बेसिकली 10 साल का डिफरेंस चाहिए। तो जब 10 साल का डिफरेंस होगा तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 50 और ये क्या हो जाएगा 10। क्या दे रखा है 5 साल एगो, 5 years एगो विलियम की जो एज है वो अपने बेटे की 7 टाइम्स है। 10 5 50 होता है, 7 टाइम्स चाहिए, 5 7 35 होता है। इट मींस सी ऑप्शन इज करेक्ट, 5 7 35 होता है। होपफुली आपको दोनों तरह क्वेश्चन एज वाले अच्छे समझ आ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के ऊपर 3-4 तरह के सवाल बन सकते हैं, वो सभी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिस्टेंस वाले हम कवर करते हैं। ठीक है, दे रखा है पॉइंट ए एंड बी आर 60 किलोमीटर अपार्ट। ए और बी के जो बीच की दूरी है वो कितनी है 60 किलोमीटर है।
ए बस स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, एक बस ए से स्टार्ट होती है और एक बस बी से स्टार्ट होती है, और क्या हो रहा है देखते हैं। ए बस स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड अदर फ्रॉम पॉइंट बी एट द सेम टाइम, ओके। इफ दे गो इन सेम डायरेक्शन, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं, ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, तो इनकी मुलाकात कितने टाइम में होती है? 6 आवर्स में होती है, 6 आवर। इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन, इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन, देन दे विल मीट इन 6 आवर, ओके। बट व्हेन दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, दे मीट इन 2 आवर्स, इनकी मुलाकात कब हो जाएगी? 2 घंटे में हो जाएगी। स्पीड ऑफ बस, ऐसी बस की स्पीड बताइए जिसकी स्पीड ज्यादा हो। अब देखिए यहां पे भी अगर देखें ना तो ध्यान से समझिए, तो यहां पे भी 2 क्वांटिटी है, ए और बी, और पूछा क्या गया? सिर्फ ए की स्पीड पूछी गई है। तो पिछले जैसे मैंने एज वाले क्वेश्चन में कराया था, यहां पे वैसे ही करेंगे। जब 2 कंडीशन गिवन है तो पहली कंडीशन की हेल्प से दूसरा डेटा निकाल लो और फिर दूसरी कंडीशन की हेल्प से वेरीफाई करो। जैसे कैसे करेंगे देखिए, 10 किलोमीटर पर आवर कह रखा है स्पीड ऑफ बस विद ग्रेटर स्पीड, उसकी स्पीड जिसकी ज्यादा है उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। मैंने कहा अगर इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, 10 की स्पीड से चल रहा है मान लीजिए, ठीक है। तो अब देखते हैं, इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन देन दे विल मीट इन 6 आवर्स, 6 घंटे मुलाकात होगी। तो अगर इसकी स्पीड 10 है, ठीक है, हमने कहा इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, तो अगर 10 की स्पीड से 6 घंटे चलेगा तो ये 60 पहुंच जाएगा, यहां पे 10 है, 6 आवर अगर चला 6 घंटे तक, 10 6 60, डिस्टेंस की तो 60 हो जाएगी, तो 60 तो मतलब बी तक पहुंचा। और भाई उस दौरान, उस ड्यूरेशन में बी भी तो आगे चला होगा, बी कुछ आगे चला गया होगा, तो उनकी मुलाकात नहीं हुई। कह रहा है दे मीट इन 6 आवर, 6 घंटे में उनकी मुलाकात हो जाएगी, तो मुलाकात नहीं हो रही है, तो ए ऑप्शन ऐसे रॉन्ग हो गया। मैंने कहा इसमें सेकंड डेटा लिखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही गलत हो गया वो तो। अब अगर मान लीजिए बी ऑप्शन क्या रखा है, इसकी स्पीड जो है वो क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर है। मैंने कहा अगर 20 की स्पीड से चला, 20 की स्पीड से चला कितने घंटे तक? 20 की स्पीड से 6 घंटे तक, तो 26 से कितना आ गया? 120 आ गया, 120 चला, तो 120 चलने मतलब है 60 तो ये कवर किया है और 60 आगे चला गया है। ए की हम बात कर रहे हैं, ए बस यहां पहुंच चुकी है, ए बस यहां पहुंच चुकी है, और अगर दोनों को मुलाकात करना है तो 20 की स्पीड से 6 घंटे 120, तो 60 है और 60 आगे चला गया। दोनों को मुलाकात करनी है तो बी को भी कितना चलना पड़ेगा? 60 चलना पड़ेगा। टाइम तो दे रखा है 6 घंटे, तो अगर 60 किलोमीटर कवर करना है, टाइम दे रखा है 6 आवर, तो स्पीड क्या हो जाएगी? आप खुद सोचिए स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी 60 डिस्टेंस है, टाइम है 6, 60 अपॉन 6, 10 इज द स्पीड। इसकी स्पीड क्या आ गई? 10 आ गई, तो इसकी स्पीड आ गई 10। निकाल लिया मैंने, स्पीड इसकी निकाल लिया, कितना निकाल लिया? 10। अब एक कंडीशन से निकाल लिया, दूसरी कंडीशन पे वेरीफाई करिए। सुनिए मेरी बात, तो कैसे वेरीफाई करेंगे? दे रखा है इफ दे गो इन सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो 6 घंटे मिलते हैं, बट इफ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन देन दे विल मीट इन 2 आवर। अपोजिट डायरेक्शन मतलब कि अगर एक इधर चल रहा है और इधर चल रहा है तो इनकी मुलाकात जो होती है वो जल्दी हो जाती है। वो कब हो जाती है? वो हो जाती है कितने देर में? 2 घंटे में इनकी मुलाकात हो जाती है, 2 घंटे। तो मैंने कहा इसकी स्पीड 20 है, 20 की स्पीड से अगर 2 घंटे चलेगा तो कितना कवर करेगा? 20 × 2 मतलब 40 कवर कर लेगा ये। और अगर 10 की स्पीड से 2 घंटे चला तो 10 × 2 ये भी कितना कवर करेगा? 20 कवर करेगा। तो अगर ये इधर से 40 चला, ये इधर से 20 चला, ये 40 ये 20, तो 60 कवर हो गया ना, मुलाकात हो गई। तो मतलब पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन दोनों ही वेरीफाई कर रहे हैं, इट मींस बी ऑप्शन इज परफेक्टली करेक्ट। सो ओके स्टूडेंट, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए ट्रेन कवर्ड इज डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, यहां एट होगा, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड if the train would have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. And if the train was slower by 10 km per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. The distance covered, distance बतानी है। देखिए इसके बहुत तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, मैं बिल्कुल बेसिक मेथड से आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए आप लोग ये तो पढ़ रखा होगा, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इन टाइम होता है, ये सब बच्चों को पता होगा। मैंने कैसे इक्वेशन नंबर 1 मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब देखा जाए क्या कहा जा रहा है
कि अगर ट्रेन ने अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर बढ़ा दिया तो स्पीड जो एस आपने माना है वो एस नहीं रहेगी, एस प्लस 10 हो गया। तो हो क्या रहा है, जो टाइम लग रहा है 2 आवर्स होगा, यहाँ HOURS 2 आवर्स लेस होगा, तो टी जो होगा वो t-2 हो जाएगा। अब जो ये डिस्टेंस आ रही है ये हमने माना इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आते हैं आगे देखते हैं, इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, अगर ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर स्लो हो जाती है, स्लो जाती है, तो टाइम भाई ऑब्वियसली 3 घंटे ज्यादा लगेगा। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, d बराबर s जो है स्पीड है वो क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है, कितना 10 किलोमीटर पर आवर, तो जो टाइम है वो क्या हो रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है, कितना 3 आवर्स। मैंने कहा ये तीन इक्वेशन डेफिनेटली तैयार है अपनी। अब हमने कहा कि इन तीनों इक्वेशन को हम क्या करने आए, सिंप्लीफाई करने आए हैं। तो सिंप्लीफाई करने से सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि इसमें क्या क्या कंडीशन बन सकती है। देखिए जैसे कि इसमें हम लोग लिख सकते हैं सेकेंड कंडीशन को सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाएगा, सेकेंड कंडीशन d बराबर st माइनस 2s प्लस 10t माइनस 20। तो डिस्टेंस किसके बराबर है, अगर आप ध्यान दें तो डिस्टेंस तो s इंटू टी के बराबर है ना, तो d की जगह आप क्या रख सकते हैं, s इंटू टी रख सकते हैं, और s इंटू टी से s इंटू टी कैंसिल हो गई। इक्वेशन क्या बन गई, 2s माइनस 10t इज इक्वल्स टू माइनस 20, और हमने इसे मार्क कर लिया, सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 a, इक्वेशन 1 2 3 ऑलरेडी जा चुकी a, तो a इक्वेशन ये आ गई। अब सिमिलरली अगर आप यहां पे भी इसको सिंप्लीफाई करें थर्ड इक्वेशन को, तो थर्ड इक्वेशन सिंप्लीफाई करने में देखते क्या बनता है, d बराबर d के s इंटू टी यहां पे रख देते हैं, चाहे बाद में रखो चाहे पहले रखो, बराबर st ओके प्लस 3s माइनस 10t माइनस 30, st से st कैंसिल, फिर से तो क्या आ गया 3s माइनस 10t इज इक्वल टू 30। दिस इज इक्वेशन नंबर बी। अगर आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका s निकलेगा, आपका t निकलेगा। ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाले से सॉल्व कर लेंगे। 3 तरीके होते हैं सॉल्व करने के, जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप किसी से भी सॉल्व करके s और t निकालेंगे। जब आपका s और t निकल जाएगा तो डिस्टेंस होता है स्पीड टू टाइम, आपका डिस्टेंस निकल जाएगी। होपफुली एवरीथिंग इज क्लियर नाउ अप टू हियर। नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 3x टेक्स 3 आवर्स मोर, x जो है वो 3 घंटे ज्यादा ले रहा है y से टू वॉक 30 किलोमीटर। ओके, बट इफ x डबल्स हिज पेस देन ही इज अहेड ऑफ y by 3/2 आवर्स। द स्पीड ऑफ x एंड y आर, मैंने कहा ठीक है इसको थोड़ा फील करते हैं। x जो है वो y से 3 घंटे ज्यादा लेता है 30 किलोमीटर ट्रेवल करने में। आप इमेजिन करिए मेरे साथ एक बंदा खड़ा हुआ है, मैंने कहा कि अगर मुझे कुछ डिस्टेंस कवर करनी है, मैं ज्यादा टाइम लेता हूं और वो कम टाइम लेता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मेरी स्पीड कम है, अगर हम टाइम ज्यादा ले रहे हैं तो मेरी स्पीड कम है, उसकी स्पीड ज्यादा, वो तेज भागता है, हम धीमे भागते हैं। ये तो बात हुई ना। तो अगर x y से ज्यादा टाइम ले रहे हैं तो x की स्पीड कम है, y की स्पीड ज्यादा है। नाउ कम टुवर्ड्स द ऑप्शन, आगे पढ़ो ही मत, इधर देखो पहले। x की स्पीड क्या है, ज्यादा है ना यहाँ पे, सॉरी वेट, यहाँ पे x की स्पीड अगर देखें तो x की स्पीड क्या देखिए 10 किलोमीटर पर आवर और y की स्पीड 10/3, मतलब x की स्पीड ज्यादा है y की कम है। अभी मैंने बताया ऐसा नहीं, x तो भाई स्लो चलने वाला है, x की स्पीड ज्यादा कैसे हो सकती है, गलत। x 10 y 5, x की स्पीड फिर ज्यादा, तो भैया अगर ज्यादा स्पीड होती तो टाइम ज्यादा क्यों लेता हूं, क्योंकि स्पीड और टाइम तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना। अगर स्पीड ज्यादा तो टाइम कम लेगा, तो अगर स्पीड ज्यादा होती तो टाइम कम लेगा ना, वो तो ज्यादा दे रखा है, मतलब इधर गलत होगा। नाउ इन ए ऑप्शन 10/3 इट मींस ए की स्पीड कम है और बी की ज्यादा है, x की स्पीड कम तो y की ज्यादा है। यस इट माइट बी पॉसिबल, x की स्पीड 10/3 y की 15, यस इसकी कम इसकी ज्यादा है, तो a भी हो सकता है या फिर c भी हो सकता है। पहले a को वेरीफाई करके देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां तक हो चुका है, कह रहा है x डबल्स हिज पेस, अगर x ने अपनी पेस को बढ़ा दिया, डबल कर दिया, ही इज अहेड ऑफ y बाय इतना आवर,
किसी से कुछ टाइम आगे होने मतलब क्या होता है कि मैं 3/2 आवर्स उस बंदे से आगे हूं, मतलब मैं इतना कम टाइम ले रहा हूं, है ना, वो इतना मुझसे ज्यादा टाइम ले रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा देखते हैं x की स्पीड डबल करो, तो x की स्पीड डबल करो 10/3 20/3 हो गया, लेकिन y की स्पीड जो 10 थी वो 10 ही है, y की स्पीड फर्क नहीं पड़ा है, x की स्पीड डबल हो गई, ही इज अहेड ऑफ y by 3/2 आवर्स, तो ये स्पीड हो गई x की, और y की स्पीड अभी भी सेम ही है, 10 ही है, ए ऑप्शन की अकॉर्डिंग y की स्पीड 10 है। मैंने कहा टाइम का मामला पड़ रहा है, टाइम इसका ज्यादा इसका कम, इस तरह की कुछ बात है, तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो टाइम निकाल दो। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड टू टाइम, डिस्टेंस दे रखे 30 बराबर स्पीड 20/3 इंटू टाइम इंटू टी। आप सिंप्लीफाई करेंगे, टी कितना आएगा 9/2 आएगा, तो आप सिंप्लीफाई करके देखें तो टी यहाँ पे आ गया 9/2 आवर, यहाँ पे टी आ गया 9/2 आवर्स। सिमिलरली यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कितनी 30, स्पीड तो 10 ही है, और टाइम कितना है टी, तो टी कितना आ गया 3 आवर आ गया। तो अगर 9/2 - 3 देखें, 9/2 और 3 के बीच में डिफरेंस देखें तो कितना आएगा, सिंप्लीफाई करके देखिए आएगा 3/2 आवर्स, और यही तो दे रखा है 3/2 आवर्स आगे है, इट मींस डेफिनेटली ए ऑप्शन इज करेक्ट। आप इसी तरह से वेरीफाई करके देख लीजिएगा वाई सी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे 10/3 है, जब इसकी स्पीड डबल करेंगे 20/3 हो जाएगा, इसको 15 ही रहने दीजिएगा, एक बार यहाँ से टाइम निकालिएगा, एक बार यहाँ से टाइम निकालिएगा, देखिएगा क्या दोनों का टाइम डिफरेंस वो 3/2 आवर्स का है, अगर है तो ठीक, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि ये ऑप्शन ऑलरेडी मिल चुका है। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक नाउ, सिंप्लीफिकेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड एरिया। आपने ऐसे सवाल बहुत देखे होंगे जिनमें लेंथ ब्रेथ और एरिया की बात की जा रही होती है कि लेंथ इतनी बढ़ गई, ब्रेथ इतनी बढ़ गई, पेरीमीटर में ये फर्क पड़ गया, एरिया इतना रिड्यूस हो गया, एरिया इतना बढ़ गया। ठीक है, तो दो तरह के सवाल आते हैं, एक तो परसेंटेज चेंज, वो आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे परसेंटेज चेंज की बात नहीं है, यहाँ पे सिंपल सवाल है। क्या दे रखा है, रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन्ड हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी जो ब्रेथ है वो 3 कम है लेंथ से। मैंने कहा देखते हो ऑप्शन, गो फॉर द ऑप्शन, जैसे कि फादर और जैसे एज वाले क्वेश्चन में कर रहे थे, 8-5 3 का डिफरेंस, 9-6 3 का डिफरेंस, 7-4 3 का डिफरेंस, 6-3 3 का डिफरेंस, सब में 3 का डिफरेंस है, कोई ऑप्शन नहीं मिल पाया। हो सकता है 2 ऑप्शन ऐसे कर जाते, लेकिन कोई नहीं कर रहा। इट्स एरिया इज टू बी 4 मीटर more than the area of a park that already been made into the shape of an isosceles triangle with its base as the breadth of rectangular park and of altitude 12 meter। चलिए समझाते हैं हम आपको क्वेश्चन को। ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका एरिया क्या होगा देखते हैं। ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका एरिया होगा 28, 7/4 द लेंथ टू 28। क्या कह रखा है कि भाई जो इसका जो एरिया आ रहा है ये 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो 4 ज्यादा है किसके एरिया से, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल से। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल से, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी आपको जो बेस लेना है ना, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो बेस है और एक एल्टीट्यूड होगा। अब आपसे क्या रखा है, जो इसका जो बेस है और जो एल्टीट्यूड, इसमें ये मामला है कि बेस आप इसका ब्रेथ ले लीजिए, इसका ब्रेथ 4 है तो बेस भी 4 ले लीजिए, और आप इसका जो एल्टीट्यूड है, जो इसका एल्टीट्यूड है वो आपको क्या ले लेना है, वो ले लेना है 12। मैंने कहा इसका एरिया निकाल के देख लेते हैं। इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इज 4 इंटू हाइट, हाइट इज 12। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, 2 आया, एरिया कितना आ गया 24 आ गया। तो क्या 28 24 से, क्या 28 24 से 4 ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, इट मींस ए ऑप्शन इज करेक्ट। अभी हम आपको वेरीफाई करके दिखा देते हैं 1-2 ऑप्शन और कि वो गलत क्यों है। जैसे कि देखिए पहली कंडीशन ये थी कि ब्रेथ कम होती, कम है ब्रेथ 3, 8-5 में 3 का डिफरेंस है। हो सकता सर एक ज्यादा ऑप्शन मैच करेंगे नहीं, मैं दिखाता हूं आपको प्रूव करके। इसका एरिया क्या हो जाएगा, 8-5 का 40 हो गया। कह रहा है जो इसका एरिया रेक्टेंगल का वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया से 4 ज्यादा आ रहा है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल किस तरीके का है,
जिसका जो बेस है ना वो इसकी ब्रेथ के बराबर है, 5 के बराबर है, और इसका जो एल्टीट्यूड है इसका जो वो किसके बराबर है, वो बराबर है 12 के। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, एरिया हाफ इंटू बेस का है 5 इंटू 12, एरिया क्या 30, ये क्या 40, ये क्या 30, डिफरेंस कितने का 10 का। नहीं, ऐसा नहीं गिवन है, गिवन है कि 4 ज्यादा होना चाहिए। ये बहुत अच्छे सवालों में से एक है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, इसी तरह सी और डी को वेरीफाई करेंगे, वो भी गलत प्रूव होंगे। इट मींस योर ए ऑप्शन इज परफेक्टली करेक्ट। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके सामने ऐसे भी सवाल आता है, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर, द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 4 मीटर, द साइड ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर इन मीटर इज। दो स्क्वायर है, मैंने कहा एक स्क्वायर ये है जिसमें साइड की लेंथ x x x x है, और एक स्क्वायर दूसरा स्क्वायर क्या है जिसमें साइड की लेंथ y y y y है। और क्या करेगा, सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468, मतलब एरिया ऑफ दिस स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज इक्वल टू 468। इट मींस आप क्या बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर एरिया इसका क्या आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आएगा 468। ये पहली इक्वेशन। डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 4, इनके पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो क्या आएगा 4 आएगा। तो पेरीमीटर का डिफरेंस देख लेते हैं 4। अभी मैं मेथड से बताता हूं, वैसे इसके बाद शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। तो अगर इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, इट मींस 4 4 4 कैंसिल, x माइनस y बराबर 1। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। तो x के लिए क्या है y प्लस 1, तो x के लिए y प्लस 1 रख देंगे तो क्या बनेगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 468। y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 468। सिंपलीफाई करेंगे, y के लिए निकलेगी, y के लिए निकलेगी, रखेंगे x के लिए निकलेगी, आंसर आ जाएगा परफेक्टली करेक्ट। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर अप टू नाउ। लेकिन इसको सर ट्रिक से कैसे करेंगे, देखिए क्या दे रखा है, जो लार्जर स्क्वायर है उसकी साइड कितनी है, मैंने कहा 18 है, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 4। तो अगर लार्जर स्क्वायर की साइड 18 है तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सोचिए 16, 18 अगर इसकी साइड है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 18 इंटू 4, 18 इंटू 4 कितना हो जाएगा 72। तो अगर इसका पेरीमीटर 72 हो जाएगा तो दूसरे का पेरीमीटर क्या होगा, 4 कम हवा में कर रहा है 68। अगर 68 उसकी पेरीमीटर है, 68 उसकी पेरीमीटर, तो साइड क्या हो जाएगी 68/4, 68/4 इज 17। हम निकाल के देख लेते हैं। इसी तरह अगर 16 है उसकी साइड बड़े वाले की, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा 64, 16 4 64। और जो पेरीमीटर है वो 4 ज्यादा है, अगर इसका पेरीमीटर 64 है तो दूसरे का पेरीमीटर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्योंकि 4 कम होना चाहिए, 60 हो जाएगा। 60 डिवाइड बाय 4, 60 डिवाइड बाय 4 इज 50। इस दूसरे साइड निकाल लिया, ऐसे यहाँ पे साइड निकालें तो 13 आएगी, यहाँ साइड निकालेंगे तो 13 आएगी। सॉरी सी और डी शायद सही सेम दे रखा है, कोई बात नहीं। आप क्या करेंगे, अब इनके एरिया, इन स्क्वायर का जो एरिया आएगा उसका सम दे रखा है 468। तो अगर 18 साइड है 17 साइड है, 18 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर देखिए क्या 468 है, अगर है तो ठीक है। इसी तरह 16 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर क्या 468 है। आप वेरीफाई करके देखेंगे और ओनली ए ऑप्शन इज करेक्ट आएगा। देखिएगा 18 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर करके देखेंगे शायद 468 आएगा, नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। ऐसे आप बी और सी करके देखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग लेंथ ब्रेथ और एरिया के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ओके, मूव करते नेक्स्ट टॉपिक पे, सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेशियो। तो रेशियो के सवाल कैसे करने हैं अब हम लोग वो देखने आ रहे हैं। देखिए क्या दे रखा है, इसको भी ऑब्जेक्टिव अप्रोच से करना होता है। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7 एंड रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर इज 4:3। इफ ईच ऑफ देम सेव 200 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। तो इनकम का रेशियो क्या है 9:7 है, 9:7।
और इनका भी पूछा भी गया है। हमने कहा देखते कि कौन सा ऑप्शन 9:7 आ रहा है, डिवाइड करो 1200 अपॉन 800, क्या 9:7 आएगा? नहीं, गलत हो गया। 1000 अपॉन 7000, क्या 9:7 आएगा? नहीं है, गलत हो गया। 9000 अपॉन 7000, 9:7 आएगा? बिल्कुल आएगा। इट मे बी करेक्ट, इट मे बी करेक्ट। एंड सिमिलरली 18 अपॉन 1400 इज ऑल्सो 9:7, इट ऑल्सो मे बी करेक्ट। नाउ आगे बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर इज 4:3। इफ आगे क्या है? 4:3 रहेगा, लेकिन कब? यहां कॉमा लगा, कॉमा होगा। इफ ईच ऑफ देम सेव 200 पर मंथ। हमने कहा बी ऑप्शन पे आ जाओ पहले। अगर 200 सेव करेगा तो फिर इसका क्या हो बचेगा? 200 रुपए बचा लो इसमें से, मंथली इनकम में 200 रुपए बचा लो, तो क्या हो जाएगा? 1600। और ये क्या हो जाएगा? 1400 क्या बन जाएगा? 1200। अब इनका रेशियो जो क्या 9:, क्या इनका रेशियो अब आना चाहिए 4:3। क्या इनका रेशियो 4:3 आ रहा है? 1600 अपॉन 1200, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 16 अपॉन 12 इज 4:3। 4:3 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। डी में नहीं आएगा, आप चाहे तो वेरीफाई करके देख सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए रेशियो में वो क्वेश्चन भी कवर करने जा रहे हैं जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं। क्या दे रखा है? ऑन एडिंग 2 इन न्यूमरेटर एंड 3 इन डिनोमिनेटर फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। तो क्या दे रखा है भाई? न्यूमरेटर में 2 जोड़ दो और डिनोमिनेटर में 3 जोड़ दो, फ्रैक्शन 1/2 बन जाएगा। मैंने कहा ठीक है, ए ऑप्शन में देखते हैं। 2 अगर हमने ऊपर जोड़ा तो बना 4 और 3 नीचे जोड़ा तो क्या बन गया? 10। तो फ्रैक्शन क्या 1/2 बना? 4/10 क्या 1/2 है? नहीं, ये ऑप्शन रॉन्ग। 2 जोड़ो न्यूमरेटर में, 3 जोड़ो डिनोमिनेटर में, क्या 1/2 बना? 6/10। नहीं। 2 जोड़ो न्यूमरेटर में 5, 3 जोड़ो डिनोमिनेटर में 5/10, क्या 1/2 बना? यस यस यस, इट मे बी करेक्ट। आगे भी देख लेते हैं। 2 जोड़ो न्यूमरेटर में 7, 3 जोड़ो डिनोमिनेटर में 10, क्या 1/2 बना? नहीं, ये भी गलत। तो इट मींस सी ऑप्शन इज करेक्ट। लेकिन मान लो कोई ऐसा ऑप्शन होता कि जिसमें ऐसी कंडीशन होती कि इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने को 1:2 बन जाए, तो फिर क्या करते? जैसे मान लीजिए एक ई ऑप्शन है, वो दे रखा है 1:3। तो देखिए इसमें क्या करेंगे? अगर मान लीजिए 2 जोड़ा गया न्यूमरेटर में, तो क्या बन गया? 2 जोड़ने में बन गया 3, और 3 ऐड किया गया डिनोमिनेटर में, क्या बन गया? 6। 3/6 देखिए क्या बन के आ रहा है? सॉल्व के 1/2 बन के आ रहा है। तो ये ऑप्शन भी सही हो सकता है, या तो ये होगा या तो फिर आपका 3/7 होगा, ये होगा। लेकिन आगे क्या दे रखा है? ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 सब्ट्रैक्ट करिए किसमें? न्यूमरेटर में एज वेल एज इन डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन बिकम्स 1:3। अगर एक दोनों में कम करें तो 1:3 बन जाएगा। तो अगर एक न्यूमरेटर में कम करें तो क्या बन जाएगा? 0, और ये क्या बन जाएगा? 2। 0/2 इज 0, क्या बन के आना चाहिए? 1:3 बन के आना चाहिए। गलत हो गया, चाहे तो वेरीफाई करिए इसे। अगर आप एक सब्ट्रैक्ट करें न्यूमरेटर में तो क्या बनेगा? 2, और एक सब्ट्रैक्ट करें डिनोमिनेटर में बनेगा 6। 2/6 क्या आ जाएगा? 1/3, और 1/3 चाहिए भी। इट मींस सी ऑप्शन इज परफेक्टली करेक्ट। ओके, आई होप आप लोगों को रेशियो क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो नाउ स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बहुत सारे बच्चे जिसमें डरते भी हैं कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम वाले क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, मैं आपको हल्का सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखिए, आप सबसे पहले इसमें क्या मान लें कि अगर आपने माना कि स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ करंट आपने सपोज करिए मान लिया u, और आपने स्पीड ऑफ वाटर अगर मान ली सिंपल अगर v है, तो आप लोग इसमें अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड कैसे निकाल सकते हैं? u माइनस v इज अप स्ट्रीम स्पीड। ये हो गया आपका अप स्ट्रीम स्पीड, सॉरी अप स्ट्रीम स्पीड हो गई, और सिमिलरली आपकी जो डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी? u प्लस v।
तो आपको हर क्वेश्चन में एक बस बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है कि आपको अप स्ट्रीम स्पीड u माइनस v ले लेना और डाउन स्ट्रीम स्पीड u प्लस v ले लेना, जहां पे स्पीड ऑफ करंट u है और स्पीड ऑफ स्टिल वाटर इज v है। देखिए डाउन स्ट्रीम स्पीड हमेशा क्या होगा, आपका जो फ्लो है वो स्पीड में ऐड हो रहा होता है इसलिए प्लस करते हैं, और अप स्ट्रीम से मतलब अगेंस्ट द फ्लो, इट मींस u माइनस v हो जाएगा। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। आपका दे रखा है ए बोट गोस 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर। इसको इक्वेशन बनाने का मैं एक फास्ट तरीका बता रहा हूं, ठीक है। टाइम ड्यूरिंग अप स्ट्रीम प्लस टाइम ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 10 आवर। तो अप स्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा क्या, टाइम होता क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम की डिस्टेंस कितनी, 30 अपॉन u माइनस v प्लस 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 44 अपॉन u प्लस v इज इक्वल टू 10। इट इज द फर्स्ट इक्वेशन, ये अपनी पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या दे रखा है, इन 13 आवर इट कैन गो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 13 आवर में कितना आवर में, 13 आवर, ये क्वेश्चन 2 है। कितना किलोमीटर, 44 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 44 किलोमीटर अप स्ट्रीम मतलब 44 अपॉन u माइनस v प्लस 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 30 अपॉन u प्लस v। ये आपकी क्वेश्चन आ रही है। तो देखिए आप लोग को u और v ऑप्शन में दे रखा होगा, आप u और v ऑप्शन से रख के देख लेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन सेटिस्फाई कर जाएगा। यह मेथड क्या हो जाएगा, इसके बाद मेथड आपका ये हो जाएगा 1 अपॉन u माइनस v जो है इसको आप लोग मान लेते हैं x, और 1 अपॉन u प्लस v जो है इसको मान लेते हैं y। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 30x प्लस 44y इक्वल्स टू 10, 44x प्लस 30y इक्वल्स टू 30। ये दो इक्वेशन सिंपलीफाई करेंगे, x और y के लिए निकलेगी, वहां से u और v निकलेगा। लेकिन ये थोड़ा हो सकता है आपको थोड़ा लेंथी लग रहा हो, तो लेंथी है नहीं एक्चुअली, इसको बहुत इजीली करेंगे, इसको फास्ट करेंगे। कैसे, अब आपकी स्पीड बन जानी चाहिए, कैसे, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 10 आवर। देखिए समझिए कैसे लिखेंगे, 30 अप स्ट्रीम तो 30 अपॉन अप स्ट्रीम स्पीड प्लस 44 अपॉन u प्लस v बराबर 10। 13 आवर 30, 44 किलोमीटर अप स्ट्रीम 44 अपॉन u माइनस v, 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 30 अपॉन u प्लस v बराबर 30 हो गया, दो इक्वेशन। फिर u और v निकालेंगे नहीं, आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालेंगे नहीं, ऑप्शन गिवन होगा u और v के टर्म में, ऑप्शन से वैल्यू रख के देख लेंगे, जो ऑप्शन वेरीफाई कर जाएगा वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इट मींस यू हैव टू जस्ट मेक अ इक्वेशन। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। A boat whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream at the same spot. We have to find speed of current, yes, speed of stream. So what we can say according to the question? We can say according to the question, time taken during upstream will be 1 hour more than the time taken during downstream. It is clear? A boat whose speed is this in still water takes 1 hour more in upstream and as compared to downstream. 1 घंटे ज्यादा ले डाउन से, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 24 अपॉन, अभी मैंने बताया था आप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, u माइनस v, u इज 18 गिवन है, स्टिल वाटर की स्पीड क्या है 18, तो 18 माइनस v इज इक्वल्स टू 1। डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा, टाइम का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो मेरे भाई पिछला जो क्वेश्चन था ना, वहां पे क्या था, दोनों का डिस्टेंस अलग अलग था, 30 अप स्ट्रीम का था और डाउन स्ट्रीम का 44 था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि एक जगह से यहां तक जा रहा है अप स्ट्रीम और यहां पे वापस आ रहा है डाउन स्ट्रीम, तो डिस्टेंस ड्यूरिंग अप स्ट्रीम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम। इज दैट क्लियर? सो आप लोग यहां पे ये बोल सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस कवर किया 24 इधर साइड से, उतना ही 24 यहां पे भी होगा, और डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी 18 प्लस, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में क्या होता है प्लस होता है और अप स्ट्रीम में माइनस होता है। ओके, तो क्या हो जाएगा 18 प्लस v।
अब आपको निकालना है कि क्या होगी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब v की वैल्यू क्या होगी। आपको ऑप्शन दे रखा होगा, या फिर आप सिंप्लीफाई करिए, क्वाड्रेटिक बनाइए, सिंप्लीफाई करके आंसर बता दीजिए एलसीएम लेके, या तो ऑप्शन दे रखा होगा। जैसे एक ऑप्शन दे रखा है 24, एक ऑप्शन दे रखा है 18, जैसे 18 रख के देखा 80 माइनस 18 अपॉन 0 व्हिच इज नॉट करेक्ट। एक ऑप्शन दे रखा है 6, मैंने कहा 6 रख के देखते एक बार। 24 upon 18 by 6, 18 by 6 is 12, 24 upon 12 is 2. If we take v is equal to 6, suppose v is equal to 6 ऑप्शन में है 1, 2, 24 upon 18 minus 6 is 12, 24 upon 12 is 2 is equals to 1 plus 24 upon 18 plus 6, 24 upon 24 1, 2 is equals to 1 plus 1, 2 is equals to 2. Yes, this option is correct. Okay. So, इस तरीके से आप लोग आप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्वेश्चन कर लेंगे। मोस्टली इसी दो तरह क्वेश्चन आते हैं। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लाइंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसका पहले पूरा कॉन्सेप्ट बता देते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, अगर आप टोटल पॉसिबिलिटी सोचें तो अगर मान लीजिए दो लाइनें हैं, मैं आपसे को दो लाइनें किस तरह से बिहेव कर सकते हैं, तो आपके पास लिमिटेड ही केस आएंगे। कैसे कैसे केस आएंगे कि दो लाइन हो सकता है कि पहली लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, और मैंने माना है कि जो दोनों लाइन है उनकी इक्वेशन क्या है, उनकी इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो आपके सामने दो लाइन है एंड सपोज दीस टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, देन व्हाट वी कैन से, if these two lines are intersecting then it means a1 upon a2, अगर दो लाइन की इक्वेशन ये है then it means a1 upon a2 will not be equals to b1 upon b2. this is the first case कि हो सकता है दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो आप क्या लगाएंगे, a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2 where first line has equation a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and second line has equation a2x plus b2y plus c2 equals to 0. ओके, अब एक बात इसमें ध्यान देने की है कि अगर सर मान लीजिए एक बार कट कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, these two lines are intersecting, ऐसा बोल सकता है, या ऐसा बोल सकता है these two lines have unique solution, एक बार मिलाना एक बार कटाना unique solution, या ऐसा बोल सकता है these two lines have unique solution, these two lines are intersecting, और अगर दो लाइन से सॉल्यूशन मिल रहा है तो ऐसी लाइन को हम लोग बोलते हैं सिस्टम जो है ये दो लाइन में जो सिस्टम है ये कंसिस्टेंट है। एक बार आप देखते हो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन मिला, इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन नहीं मिला। तो सॉल्यूशन मिला इट मींस ये कंसिस्टेंट का पार्ट है, इंटरसेक्टिंग का पार्ट है, यूनिक सॉल्यूशन का पार्ट है। नाउ आगे बढ़ते हैं केस सेकंड। मान लीजिए कि जो दोनों लाइन थे वो दोनों लाइन सपोज करो पहली लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, a1x plus b1y plus c1 equals 0, a2x plus b2y plus c2 equals 0, और ये दोनों लाइनें थी वो क्या थी, आपकी बात पैरेलल है। So if both lines are parallel, then what we can say? There is no solution, कभी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट क्योंकि सॉल्यूशन नहीं मिला है। लर्न कर लो तरीका ये, नहीं कटा पैरेलल है क्योंकि नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट। कंडीशन क्या है, कंडीशन विल बी a1 upon a2, अगर दोनों लाइनें a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0, तो a1 upon a2 जो होगा वो b1 upon b2 के बराबर हो जाएगा, लेकिन c1 upon c2 के बराबर नहीं हो जाएगा। ये सेकंड केस आ गया। नाउ मूव टुवर्ड्स थर्ड केस। जो तीसरा केस है वो क्या है, देखिए कि सपोज करते हैं कि वो जो दोनों लाइनें हैं वो एक लाइन अगर ये है तो दूसरी लाइन ठीक इसके ऊपर है। एक लाइन के ऊपर ही दोनों लाइनें हैं, तो हम क्या बोलेंगे, अगर एक लाइन के ऊपर दोनों लाइनें हैं तो एक दूसरे को कितनी बार कट करें, इनफाइनाइट बार, क्योंकि एक के ऊपर एक ही है या दोनों लाइन एक ही है एक तरह से। तो बोथ टचेस ईच अदर और कट ईच अदर एट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे कट करें मतलब सॉल्यूशन मिल रहा, सॉल्यूशन मिल रहा मतलब कि कंसिस्टेंट। और कंडीशन यहां पे क्या आएगी, अगर दोनों भी क्वेश्चन यही दोनों हैं तो कंडीशन आएगी a1 upon a2 will be equals to b1 upon b2 will be equals to c1 upon c2। तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। तो देखिए इस शॉर्ट ट्रिक वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट भी बहुत बता रखे हैं, आप लोग क्वेश्चन करने का तरीका बता रखा है, तो आपका पूरी ही चीज लगभग कवर होती है।
अब देखते हैं, लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन। क्या दे रखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर व्हिच लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब इसमें नहीं, इसमें एक मिलता, इसमें मिलता ही नहीं, इसमें इनफाइनाइट मिलता। तो a1 upon a2, 2 upon a minus b is equals to b1 upon b2, 3 upon a plus b is equals to c1 upon c2। या दोनों इधर साइड लेके चले जाओ, या दोनों इक्वल के एक बार ही रहने दो, जैसा लिखा वैसे लिखा रहने देते हैं। 7 upon 3a plus b minus 2। सिंप्लीफाई करो, एक बार इन दोनों को लेके सिंप्लीफाई कर लो, और एक बार क्या करो, एक बार इन दोनों को लेके सिंप्लीफाई कर लो। दो एक इक्वेशन यहां से बन के आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, एक इक्वेशन यहां से बन के आएगी, दो इक्वेशन दो अननोन ए और बी निकालोगे, लेकिन ऐसे नहीं निकालोगे, ऐसे नहीं निकालोगे, कुछ और बताने आ रहा है। क्या करोगे? ऑप्शन ए और बी दे रखा है, ए और बी की वैल्यू फ्रॉम द ऑप्शंस पुट कर करके देखना, जो ऐसा ऑप्शन होगा जो सेटिस्फाई कर जाए, तीनों को बराबर कर दे, वो ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सपोज करो मैंने बी ऑप्शन लिया, a5 b minus 1, 5 minus minus 1 is 6, तो क्या आ जाएगा? 2 upon 6 आ जाएगा। 2 upon 6 इट मींस 1 upon 3। अगर यहां पे हमने 5 minus minus 1 रखा, सॉरी यहां पे प्लस है, 5 plus 1 6, 3 upon 6 1 upon 2, ये और ये बराबर नहीं, इट मींस बी ऑप्शन इज रॉन्ग। सिमिलरली गो फॉर ए ऑप्शन, डी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन एंड फाइंड द करेक्ट सॉल्यूशन। आप उसका कमेंट सेक्शन मुझे आंसर बताएंगे। इसको देखते हैं, इसमें क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन कब नहीं मिलता है? एक ही केस तो ऐसा है मेरे भाई जब सॉल्यूशन नहीं मिलता है, और वो केस क्या है? जब दोनों लाइन क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। एंड इफ बोथ लाइंस आर पैरेलल, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। 2 upon a minus 1 is equals to 3 upon a plus 1 is not equals to 7 upon 3a square minus 1। अब ए की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी? ए की वैल्यू क्या हो सकती है? मैं कह रहा हूं कि भाई ऑप्शन रख करके देख लो, जिसमें ये दोनों बराबर हो जाए लेकिन ये बराबर ना हो, ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो। जैसे मैंने कहा, सपोज करो सी ले लेते हैं, 7 minus 6, 2 upon 6 1 upon 3, 1 upon 3, 7 plus 1 8, 3 upon 8 1 upon 3 होता है क्या? नहीं होता है। ऐसे चारों ऑप्शन चेक करके देखो कौन सा ऑप्शन सही है, और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। एंड डेफिनेटली आई होप आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आफ्टर अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, सिंप्लीफिकेशन ऑफ टाइम एंड वर्क। तो टाइम और वर्क वाली जो प्रॉब्लम्स होती है उनको कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, इसमें मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ पहले, यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट एक तरफ, उसका लाइन से क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए सवाल ऐसा दे रखा है कि ए और बी दो चीज दे रखी है कि ए और बी अगर अलग अलग वर्क करते हैं, ए जब वर्क करता है अकेले एलोन तो एक्स टाइम लेता है, और बी जब वर्क करता है एलोन तो वाई टाइम लेता है। और ये सवाल आपने देखा होगा, पहले एलोन देख के पूछ लेगा कि जब कंबाइंडली काम करेंगे, ए और बी जब दोनों मिलके काम करेंगे तो कितना टाइम लेंगे। ऐसा सवाल आपने बहुत देखे होंगे। तो क्या करना है, इसका हम डायरेक्ट तरीका बताया, दोनों के टाइम को मल्टीप्लाई करो, एक्स इंटू वाई, अपॉन दोनों को जोड़ दो, एक्स प्लस वाई। दिस इज ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज करेक्ट। तो क्या करना होगा बेसिकली आपको, पहले आप क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम को, अपॉन में दोनों को जोड़ देंगे। मतलब ए अगर x टाइम लेता है, बी अगर y टाइम लेता है, तो अगर ए और बी कंबाइंड हो जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। सिमिलरली अगर मान लीजिए रखा है a लेता है x टाइम और b लेता है y टाइम और c लेता है z टाइम, तो अगर कंबाइंड हो जाएंगे, तो अगर a और b और c कंबाइंड होते हैं तो टाइम कितना लगेगा, क्या हो जाएगा, x इंटू वाई टू जेड होल टू द पावर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, खत्म। इस तरीके से, और मतलब ए का अलग दे रखा है, बी का अलग दे रखा है, सी का अलग दे रखा है, एलोन में दे रखा है, अकेले अकेले इतना टाइम लेते हैं। अगर कंबाइंड हो गए तो इस तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो। लेकिन देखो, इसमें एक पॉसिबिलिटी जो कि आपने किताबों में देखी नहीं होगी, लेकिन हम उसे बता दे रहे हैं कि आगे सॉल्व कर लेंगे आप लोग, कि मान लीजिए ए और बी जो है मिलके कंबाइंडली जब काम करते हैं तो एक्स टाइम लेते हैं, एक्स यूनिट टाइम लेते हैं, और जब बी और सी मिलके कंबाइंडली काम करते हैं तो वाई यूनिट टाइम लेते हैं, और जब ए और सी कंबाइंडली मिलके काम करते हैं तो जेड टाइम लेते हैं। अब बात ये आती है कि अगर से ये तीनों ही मिल गए, पहले ए बी मिलके काम किए एक्स यूनिट टाइम में, बी सी मिलके काम किए वाई यूनिट टाइम में, ए सी मिलके काम किए जेड यूनिट टाइम में, अब सब तीनों के तीनों मिल गए, एक्स वाई जेड तीनों मिल गए।
सर अब कितना टाइम लगेगा? तो भाई फॉर्मूला यही रहेगा। ये बात तो आपको हैरानी लग रही है, लेकिन बिल्कुल सही बात है कि यही फॉर्मूला रहेगा, x इंटू वाई इंटू जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ऊपर बस 2 कर देना। फॉर्मूला वही रहेगा, ऊपर 2 भी कर देना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना। नाउ वी कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। इसके बाद अभी एक मैन और वोमेन वाला भी क्वेश्चन कराएंगे, जब 2 मैन और 3 वोमेन मिलकर काम करते हैं तो कितना टाइम लगता है, वो भी अभी करके देख लेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स फर्स्ट क्वेश्चन। दे रखा है ए कंप्लीटेड हिज वर्क इन 5 डेज। ए अकेला 5 दिन लेता, बी कितना लेता, 4 दिन। तो जब कंबाइंड हो जाएंगे ए और बी तो कितना टाइम लगाएंगे? 5 into 4 upon 5 plus 4 20 upon 9। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। ओके, मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। If A can complete his work in 2 days, B 3 days, C 6 days, जब साथ में काम करें तो कितना टाइम लगेगा? क्या हो जाएगा? तीनों मल्टीप्लाई होता है, 2 into 3 into 6 अपॉन 2 का पेयर, 2 3 6, 6 3 18 प्लस 82 सॉल्व करेगा, आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट शॉर्टकट है, आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको क्या दे रखा है। ए और बी जब काम करते हैं मिलकर 4 दिन में, बी और सी मिलकर 2 दिन में, ए और सी मिलकर 8 डेज में। टाइम पूछा जाएगा, तीनों मिल जाएंगे तो क्या करते हैं, फॉर्मूला पिछला वाला लेंगे, बस इंटू 2 कर देते हैं। 2 इंटू तीनों का मल्टीप्लाई, 4 इंटू 2 इंटू 8, 4 इंटू 2 इंटू 8 अपॉन 4 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 4। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, इस पे एक जो केस रह जा रहा है वो मैं करा देता हूं। देखिए, इस पे कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं कि मान लीजिए कह रखा है ए और बी ने मिलकर जब काम किया तो लगे 3 डेज। कितना टाइम लगा? 3 डेज। जब ए ने अकेले काम किया तो लगा 6 डेज। कितना टाइम लगा? 6 डेज। जब बी ने अकेले काम किया तो कितना डेज लगा, ये पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो मैंने कहा x डेज लगे, x डेज लगे, मैं ये बताना है, x फिर बतानी है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। ए और बी कंबाइंड कितना? 3, अकेला ए 6, अकेला बी x। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, आप वाला फॉर्मूला देंगे। कंबाइंड वाला फॉर्मूला क्या होता है? कंबाइंड वाला ए बी कंबाइंड टुगेदर वाला फॉर्मूला क्या होता है? इंडिविजुअल टाइम, एलोन वाला टाइम 6 into x। एलोन अकेले 6 डेज लेता, अकेले x डेज लेता, दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन में दोनों का एडिशन। और कमाल की बात यह है कि अब की बार जब दोनों मिलके काम करते हैं 3 डेज लगता है, वो दे रखा है तो 3 हो गया। 3 बराबर 6x अपॉन 6 प्लस x। ऑन सिंप्लीफाइंग व्हाट वी गेट, 18 प्लस 3x इक्वल टू 6x। सिंप्लीफाई करेंगे आप लोग की x की वैल्यू निकल जाएगी कि b कितना टाइम लगाएगा। ठीक है, इसका एक और तरीका होता है कि 1 डे का वर्क निकाल लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग कंपेयर कर लेते हैं। एक दिन का वर्क निकाल के उसके अकॉर्डिंग कंपेयर करते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये मेथड ज्यादा बेहतर है क्योंकि एक फॉर्मूला बना रखा है। अब सभी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन हो सकता है ए का अकेले दे रखा है, बी का अकेले दे रखा है और सी का अकेले पूछ रखा है, ए बी सी कंबाइंड दे रखा है। ए बी सी कंबाइंड वो तो इक्वल हो जाएगा, फॉर्मूले में लगा दोगे, एक्स वाई जेड क्यों रख दोगे, आपसे जो पूछना है उसके लिए निकल जाएगा। आई होप इस तरह क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। अब इसमें अगर ये मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है मैन वोमेन वाले, तो इसमें आपको 1 डे का एक यूनिट वर्क, 1 डे में कितने यूनिट वर्क होता है इसको निकालना पड़ेगा। एक दिन में कितना यूनिट वर्क होता है। 2 मैन है, 5 वोमेन है, विद रिस्पेक्ट टू 1 डे 2 मैन, ऐसे देखो रट डालो, बिल्कुल से मैं बता रहा हूं, बिल्कुल रट डालो। 2 मैन, एक्स मैन है, प्लस 5 वोमेन, 4 डे। लो बन गई पहली इक्वेशन, खत्म काम, पहली इक्वेशन बना दिया। 3 वोमेन 3 अपॉन एक्स प्लस 6 मैन 6 अपॉन वाई, 3 डे 1 अपॉन 3। खत्म। मेंटली प्रिपेयर होकर जाओगे, अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो ऐसे ही करेंगे। 2 men and 5 women work in 4 day। देखो वही मैं बोल रहा हूं जो लिखा हुआ है। 3 अच्छा यहाँ पे एक चीज है, वोमेन पलट गया है, वोमेन इधर आ गया, मैन इधर आ गया, 6 men है,
हमने मैन वाला एक्स लिया है, मैन का एक्स यूनिट वर्क लिया है और वोमेन का वाई लिया है ना, तो क्या करेंगे, यहां पे थोड़ा सा करेक्शन होगा, इधर आएगा x और ये y। 6 men and 3 women work in 3 days। दो इक्वेशन बना लिए हैं, आप लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे, x और y की वैल्यू आ जाएगी। होपफुली आप लोग को बहुत अच्छे से टाइम एंड वर्क इक्वेशन भी क्लियर हो गए होंगे। ओके, नेक्स्ट मिलते हैं परसेंटेज प्रॉब्लम्स पे, कैसे सॉल्व करेंगे परसेंटेज वाले जो क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10%, ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन एरिया। इस तरीके के जितने भी सवाल होंगे मैं उसके लिए कॉन्सेप्ट बता देता हूं, फिर आते हैं क्वेश्चन पे। तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि मान लीजिए लेंथ और ब्रेथ दो क्वांटिटी है, ए और बी हमने मान लिया, अगर इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, उनके लिए फाइनल परसेंटेज चेंज होगा। जो फाइनल परसेंटेज चेंज आएगा उसका हम लोग फॉर्मूला आपको बता देते हैं, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइड बाय 100। ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइड बाय 100। ए अगर अकेला हो गया, बी अगर अकेला हो गया, ए इंटू बी अपॉन 100 कर लिया, ठीक है ना। अगर हमने माना कि लेंथ ए यूनिट बढ़ रही है, ब्रेथ बी यूनिट बढ़ रही है, तो ए यहां पे रखेंगे लेंथ वाला, बी रखेंगे ब्रेथ वाला, इस तरीके से। लिसन दिस क्वेश्चन, लेंथ इज इंक्रीज बाय 10%, 10, ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20%, तो ए हो गया 10, बी हो जाएगा 20, लेकिन डिक्रीज कर रही है। अगर इंक्रीज करो तो प्लस, डिक्रीज करो तो माइनस, -20 प्लस 10 इंटू -20 डिवाइड बाय 100। Solve this. 10 minus 20 is -10, -2, तो -12%। तो क्या आंसर आ गया, 12% चेंज आया, फाइनल परसेंटेज चेंज इन एरिया इज 12%, एंड माइनस का मतलब डिक्रीज कर रहा है, तो 12% डिक्रीज हुआ एरिया में, इट मींस डी ऑप्शन इज करेक्ट। 12% एरिया में डिक्रीज हुआ है। Listen this question. A man is moving 100 meter per second, increases speed by 10% for 1 hour and decreases by 20% for next 1 hour. Find his final speed after 2 hour. आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए अब आपको क्या हो रहा है कि 1 घंटे तक के इंक्रीज हो रहा है, 1 घंटे तक के डिक्रीज हो रहा है। जब भी कभी इस तरीके का डेटा दे रखा हो कि वो 1 मिनट तक के बढ़ रहा हो, 1 मिनट तक के घट रहा होता है, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व के तरीका वही रहेगा, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइड बाय 100। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सेम 1 घंटे तक जो बढ़ रहा है वही 1 घंटे तक घट रहा है, ड्यूरेशन सेम है। तो आपको क्या हो जाएगा, ए मैन इज मूविंग 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड में मूव कर रहा था। शुरुआत में क्या हुआ, 10% स्पीड उसकी बढ़ी है। फाइनल परसेंटेज चेंज कितना वो हम देख रहे हैं, फाइनल परसेंटेज चेंज क्या हुआ, 10 बढ़ा है तो +10, 20 घटा है तो -20, प्लस 10 इंटू -20 अपॉन 100। ये तो पिछला ही डेटा हो गया, तो -12%। तो फाइनल परसेंटेज चेंज क्या है, -12%। मतलब 12% जो भी हुआ है वो घटा है। यहाँ स्पीड के बारे में बात हो रही है कि उसकी पहली स्पीड 100 मीटर पर सेकंड थी, 100 मीटर पर सेकंड थी, अब हो क्या जाएगी, मैंने कहा 100 थी, फाइनल परसेंटेज चेंज 12 आया, 100 थी, 12% घट गई, तो 100 थी, उसमें क्या हुआ 12% घट गई मतलब माइनस हो गई। 100 थी, 12% डिक्रीज हुई, 0 0 0 0, 100 minus 12 is 88। ये ऑप्शन करेक्ट। तो हमने क्या किया, परसेंटेज कैसे निकाला, हमने जो थी 100 माइनस 12% डिक्रीज कर दिया। अगर मान लो ऐसे रखा होता कि एक बोट है, वो मूव कर रही है 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, पहले 1 घंटे में 20% चेंज हुआ। बहुत ध्यान से इसका आंसर मुझे बताओगे, बोट वाले का आंसर ऐसे लिख के, 200 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड थी, पहले घंटे पे उसने 20% उसकी स्पीड बढ़ी है, और अगले घंटे पे उसकी 10% स्पीड बढ़ी है, दोनों बढ़ी है। पहले 20% बढ़ी, फिर 10% बढ़ी। अब पूछा जा रहा है कि 2 घंटे बाद उसकी जो फाइनल स्पीड कितनी होगी, कितना परसेंटेज चेंज आया और उसकी फाइनल स्पीड कितनी होगी। ये आपके सामने सवाल है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। ओके,
तो आई होप आप लोग यहाँ तक बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मूव करेंगे।